नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और उस टॉपिक को हम सब जानते हैं, वो है सेंट्रल डोग्मा। कहने को ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन ये बहुत इजी है। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बना, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन, उसे ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन होता क्या है? तो बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बैठ गया है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और होता कहाँ पर है? न्यूक्लियस में होता है। चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए किसकी मदद से? तो यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन का, जो हम सबको याद रखना है, क्योंकि इस ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन में ही पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग आ जाता है। तो एक बार डेफिनेशंस को हम फिर से समझते हैं। कहेंगे प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो डीएनए एमआरएनए से बन रहा है, ये अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, और अगर यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। अब सबसे बड़ी बात, इन सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें, क्या क्या लगेगा। सबसे पहला चीज, एक एक टर्म और एक एक वर्ड को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लें। अगर आप समझ गए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो है डीएनए, ऐसा सीक्वेंस जिसका आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और एमआरएनए बनाएंगे। दूसरा चीज वो है प्रमोटर। प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, वो जीन जिसको आप ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में कन्वर्ट करोगे। फिर लगेंगे टर्मिनेटर। एंड फाइनली जो आपको जरूरत होगा वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन में। फिर आपको सारे के सारे डीएनटीपीस लगेंगे। अब इन सारे टर्म्स जो रिक्वायरमेंट हमने देखा, उन सबको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनिशिएट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको लगेगा एक फैक्टर, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। और प्रोसेस को जब टर्मिनेट करना होगा ट्रांसक्रिप्शन का, तो जो फैक्टर लगेगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेशन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं इन सारे रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग क्या है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फिर हम समझते हैं। सबसे पहली चीज प्रमोटर। तो प्रमोटर बेसिकली होता क्या है? स्ट्रक्चरल जीन आपको लगेंगे। तीसरा टर्मिनेटर। चौथा क्या लगेगा आपको? इनिशिएशन फैक्टर। पांचवा क्या लगेगा? टर्मिनेशन फैक्टर। ये पांच सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं प्रमोटर क्या होता है, और एंजाइम जो लगेगा वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आप प्रमोटर की बात करोगे, बेसिकली प्रमोटर होते क्या है? हम कहेंगे ये एक छोटे सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो बाइंडिंग साइट देगा आरएनए पॉलीमरेज को, और हमेशा 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको अपस्ट्रीम एंड कहते हैं। टर्मिनेटर क्या होता है? वो छोटा सीक्वेंस डीएनए का जहां पे टर्मिनेशन फैक्टर बाइंड करता है, और वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है, इसी के लिए इसको डाउनस्ट्रीम एंड भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? वो जीन जो ट्रांसक्राइब हो रहा है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, और यूकैरियोटिक सेल है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। सिस्ट्रॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ फंक्शन। इनिशिएशन फैक्टर, मतलब इसके बिना तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिशिएशन फैक्टर है वो है सिग्मा। सिग्मा विल बी ए इनिशिएशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर मतलब क्या? वो प्रोसेस जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दे, वो फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको कहते हैं रो। RHO, रो। आरएनए पॉलीमरेज, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। लेकिन तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 किस काम में आता है? सिंथेसिस ऑफ rRNA। 2 किस काम में आता है? सिंथेसिस ऑफ mRNA। 3 किस काम में आता है? सिंथेसिस ऑफ tRNA। तो हम mRNA बना रहे हैं, तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे? वेरी सिंपल, आरएनए पॉलीमरेज 2। जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे,
तो जो mRNA बनेगा उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इसके लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इंट्रॉन फंक्शनल नहीं है और एक्सॉन फंक्शनल है। इसके लिए प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, सारे इंट्रॉन्स को काट के निकाल देते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स रखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आइए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। जब आप इनिशिएशन की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझ लेना कि वो छोटे छोटे फैक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मान के चलते हैं ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, एक तरफ होगा 5 प्राइम एंड, तो हम उसे 5 प्राइम एंड कर लेंगे। एक तरफ होगा 3 प्राइम एंड, तो हो गया 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड की तरफ हमने पढ़ा कि प्रमोटर होगा और 3 प्राइम एंड की तरफ टर्मिनेटर। बीच में क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। मैं फिर से बता दूं, प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प करता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए में अगर कहीं बाइंड करेगा तो वो होगा प्रमोटर सीक्वेंस पे। अब सवाल ये उठता है कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज 2, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, तो पॉल 2 से एमआरएनए बनता है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा, जो 5 प्राइम एंड पे होता है, उसको हम अपस्ट्रीम एंड भी कहते हैं, बाइंड करेगा तो ये डीएनए खुल जाता है। डीएनए खुल गया तो ये एक बबल बनाता है और इस बबल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपसे कोई पूछा ट्रांसक्रिप्शनल बबल क्या होता है, तब आप कहोगे प्रमोटर रीजन पे जब आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड कर जाता है तो डीएनए जब खुल जाता है तो एक बबल जैसा बनता है और इसी बबल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। हम सबको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो जाहिर सी बात है, और एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो एक स्ट्रैंड डीएनए का यूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए और एक स्ट्रैंड नहीं होगा। तो हम उन सारे यूनिट्स को, उन सारे वर्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बबल जो आपको दिख रहा है वो है ट्रांसक्रिप्शनल बबल और जो एंजाइम है यहाँ पर है आरएनए पॉलीमरेज 2, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब होगा क्या, एक स्ट्रैंड डीएनए का यूज होगा और एक स्ट्रैंड यूज नहीं होगा। तो मान के चलिए ये वाला स्ट्रैंड यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसी का पूरा मैसेज कॉपी होगा एमआरएनए पे। तो जो यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे आप और एक नाम से जानते हो, इसे आप कह सकते हो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। द डीएनए स्ट्रैंड विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या उसे हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जो यूज नहीं हो रहा है उसे भी तो कुछ कहेंगे, तो जो यूज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसे हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या आप उसे कह सकते हो कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एमआरएनए होगा वो पूरा का पूरा सेम इसी की तरह मैसेज लेगा, सिर्फ सिर्फ जो है थायमिन की जगह पे यूरासिल होगा। तो इसे कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और आप इसे एक चीज कह सकते हो, सेंस स्ट्रैंड। तो इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन के ये सारी चीजें जुड़ती हैं। लेकिन बबल बनने के बाद भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को कोई तो धक्का देगा, कोई तो एनर्जी देगा जिसकी वजह से मूवमेंट करेगा, गाइडेंस और डायरेक्शन चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं कि प्रोसेस कैन नॉट स्टार्ट अनलेस इनिशिएशन फैक्टर कम्स एंड बाइंड। अगर आपको याद हो मैंने बताया इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, सिग्मा होता है। जब सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर जाएगा तब प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा सिग्मा वहां से निकल जाता है, मतलब इनिशिएशन फैक्टर लीव्स द आरएनए पॉलीमरेज एज द प्रोसेस स्टार्ट। तो ये देखिए 5 प्राइम एंड फिर से प्रमोटर, 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर, हमारा स्ट्रक्चरल जीन जिसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, और क्या बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज। अब इसमें क्या आके बाइंड करेगा, इनिशिएशन फैक्टर जिसको हमने नाम दिया हुआ है सिग्मा। और जैसे ही सिग्मा बाइंड किया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो याद रखिएगा सिग्मा इज द इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं हो सकता।
कमांड चाहिए वो कमांड सिग्मा देगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ सिग्मा जो है फटाक से निकल जाता है। सो सिग्मा स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या, वो निकल जाता है जैसा मैंने आपको बताया। अब जब सिग्मा निकल गया तो आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जाएगा और करस्पॉन्डिंग डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते जाएगा और जोड़ते जोड़ते एमआरएनए बनाते जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब सिग्मा निकल जाता है कहते हैं इनिशिएशन, लेकिन अब आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा उसे कहते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे शिफ्ट होते रहेगा आगे। अच्छा, सबसे खास बात एक और समझना आपको, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी उस आरएनए पॉलीमरेज के साथ आगे बढ़ते रहता है। 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो गया, ये बना न्यू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब ये डीएनए का मैसेज कैरी करेगा। डीएनए खुद तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, पर डीएनए को जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की, किसी भी चीज की, उसके लिए वो अपना मैसेंजर बना देता है एमआरएनए, जो क्या करता है उसके मैसेज को पूरी तरीके से लेके साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन का वीडियो मैंने बना दिया है पहले भी, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार। और ट्रांसलेशन पे क्या होगा, सारे मैसेज को रीड कर करके प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाएगा। कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चलता है, हर पल हर सेकंड हमारे सेल में। सोच के देखिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ने में डिफिकल्ट समझ रहे हैं हमारे सेल में हर सेकंड हो रहा है वो। सोचो बॉडी कितने ईज के साथ उसे करती है। ये बबल शिफ्ट होते 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 और आरएनए पॉलीमरेज जो है ढेर सारा बड़ा सा एज पर द मैसेज एमआरएनए बना लेता है। और लास्ट में जब वही एमआरएनए पूरी तरह से सिंथेसाइज होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बबल शिफ्ट होके लास्ट में कहां पहुंच जाता है, टर्मिनेटर के पास। एक ऐसा सीक्वेंस जो इस प्रोसेस को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में टर्मिनेट करने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ सिंथेसाइज कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एमआरएनए बना सकता है। तो लॉजिकली टर्मिनेशन होने के लिए हमें एक फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको याद हो, टर्मिनेशन फैक्टर जिसकी हमने बात की थी वो था रो, RH O। और जब रो उस पर बाइंड कर जाएगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। जैसे डीएनए अलग, ट्रांसक्रिप्शन बबल खत्म हो जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, और आपका जो मेन मकसद था एमआरएनए बनाने का वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो एमआरएनए बना ये प्री मैच्योर्ड एमआरएनए है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। तो होगा क्या, पूरा पूरा प्रोसेस सेपरेट हो जाता है। और जो एमआरएनए बना प्री मैच्योर्ड एमआरएनए, सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या होगा, उसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मतलब क्या, उस एमआरएनए को, उस मैसेज को प्रॉपरली एक वेल फॉर्म्ड एमआरएनए में, मैच्योर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब हम क्या देखेंगे कि ये प्री मैच्योर्ड एमआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए में कौन कौन से स्टेप है। तो लॉजिकली इस तरीके से इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन खत्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। जब आप प्रोसेसिंग की बात करोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन में ही जो एमआरएनए बनेगा उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन है तो उससे जो एमआरएनए बनेगा उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें जरूरत होगी, सबसे पहली चीज ये जो आपको एमआरएनए मिला इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर्ड एमआरएनए। तो लॉजिकली आप समझिए तीन चीजें करनी है हमें। 5 प्राइम एंड पे टोपी लगाना है, टोपी मतलब कैपिंग करते हैं हम उसे। 3 प्राइम एंड पे पूंछ लगाते हैं, टेलिंग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्री मैच्योर्ड एमआरएनए बनता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। जैसे हमारे डीएनए में दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन फंक्शनल होता है, हेट्रोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल होता है। ठीक उसी तरह से जो प्री मैच्योर्ड एमआरएनए बना उसमें कुछ जो होंगे फंक्शनल होंगे और कुछ नॉन फंक्शनल होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, जो काम का नहीं उसे आप निकाल दें।
तो प्री मैच्योर्ड एमआरएनए में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है इंट्रॉन्स और एक्सॉन। समझने वाली बात यह है, इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल है और एक्सॉन्स फंक्शनल है। मतलब क्या, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग मतलब काटना, काट के निकाल देना। किसको निकालोगे आप नॉन फंक्शनल पार्ट एमआरएनए के निकालोगे, जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाय कटिंग इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे एक्सॉन जो है फंक्शनल, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल। कटिंग के लिए आप एंजाइम का यूज कर सकते हो, एंडोन्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो क्या करेगा, इन्हें कट करेगा और कट करके सारे एक्सॉन्स को जोड़ देगा। और जब एक्सॉन सारे जुड़ गए, इसका मतलब क्या हो गया, अब आपके पास जो भी एमआरएनए का सीक्वेंस है वो फंक्शनल एमआरएनए का सीक्वेंस है। तो पहला स्टेप स्प्लाइसिंग है, उसे हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये होता है स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पर सारे जो है आपको मिल जाएंगे फंक्शनल पार्ट। तो देखिए किस तरीके से एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस एमआरएनए को कट करके सारे के सारे इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम 5 प्राइम एंड पे करते हैं, जिसे कहते हैं कैपिंग। इसी के लिए 5 प्राइम एंड पे टोपी लगाना, जिसे सिंपल तरीके में कहते हैं। लेकिन कैपिंग की जाती है, तो कैपिंग करने के लिए हम यूज करेंगे MgPP, मतलब मिथाइल गुआनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसकी आप कैपिंग करोगे 5 प्राइम एंड पर। क्या है, MgPP, मतलब मिथाइल गुआनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप 5 प्राइम एंड पे MgPP लगा दोगे। ये हो गया सेकंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं कैपिंग। अब इसके बाद वाली जो स्टेप आएगी उसको कहते हैं टेलिंग। अब टेलिंग मतलब एक लंबी सी पूंछ लगा देंगे हम। किसकी पूंछ लगाएंगे, पॉली ए टेल की। पॉली ए मतलब एडिनाइन 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 जुड़ता रहेगा, पॉली ए टेल। टेलिंग कब करेंगे, 3 प्राइम एंड पे करेंगे। सो MgPP 5 प्राइम एंड पे लग गया और 3 प्राइम एंड पे आप क्या करोगे, पॉली ए टेल लगाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मैच्योर्ड एमआरएनए बन के रेडी होता है। अब यही एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा राइबोसोम पे ट्रांसलेशन के लिए। याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को साथ में जहां पर भी होता है उस प्लेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कुछ पॉइंट्स नीट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज की जो प्रोसेसिंग होगी वो एमआरएनए की सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के एमआरएनए में कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर जो एमआरएनए बन रहा है उसमें थायमिन की जगह पे सिर्फ यूरासिल होगा। सो T इज रिप्लेस्ड बाय U। और जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के पास सारा का सारा मैसेज है, किसका, डीएनए का, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन फॉर्म ऑफ कोड। और उस कोड को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम।